हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। सिमिलरिटी का मैंने फर्स्ट लेक्चर डाला हुआ है जिसमें मैंने सिमिलरिटी के बारे में बताया कि सिमिलरिटी होती क्या है, सिमिलरिटी को लिखा कैसे जाता है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे। आज मैं सिमिलरिटी की कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, क्वेश्चंस में क्या गिवन है तो हमें क्या लगाना है, ये कंडीशंस के बारे में बात करेंगे और बीपीटी थ्योरम के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, मैंने आपको बताया था कि इक्विएंगुलर जो फिगर होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, वो कब सिमिलर होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक तो उनके एंगल इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। कहने का मतलब है कि एंगल ए बराबर कोई भी तीन एंगल, ये मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं, चलेगा। मैंने बोला कि एंगल ए बराबर एंगल पी, मैंने बोला एंगल बी बराबर एंगल क्यू, मैंने बोला एंगल सी बराबर एंगल आर। इफ एंड ओनली इफ देयर एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, तभी ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर। अब कौन कौन सी कंडीशन लगती हैं, इनमें से भाई ये तो कंपलसरी है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन भाई कंडीशन कौन कौन सी होती है। एक कंडीशन होती है ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर दो ट्रायंगल गिवन है और उसके तीनों एंगल बराबर हैं तो वो ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। अगर हमें एंगल दिया हुआ है तो हम बता सकते हैं ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, और हम नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शन में। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर देन दे आर सिमिलर। अगर उनके एंगल्स बराबर होते हैं तो वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। जब फिगर सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अब दूसरी सिमिलरिटी आती है ए सिमिलरिटी। तो मैंने आपको बताया कि ट्रिपल ए सिमिलरिटी की बात करें या डबल ए सिमिलरिटी की बात करें, दोनों एक ही बात होती है। क्योंकि अगर हमने दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल की मैंने बात कर ली तो ऑब्वियस है तीसरा एंगल तो बराबर ही आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसलिए हम जनरली यूज जो करते हैं वो हम करते हैं ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि हमें मालूम है तीसरा एंगल तो बराबर आने ही वाला है। तो हम जनरली हर क्वेश्चन में लिखा होता है ए सिमिलरिटी, जबकि उसका मतलब ही सेम होता है। ट्रिपल ए सिमिलरिटी लिख दें या हम ए सिमिलरिटी लिख लें, एक ही बात है। अब हम आते हैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर उल्टा चल रहा है, पहले उसने एंगल्स को बराबर बता दिया और उसने बोल दिया ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ वो हमसे बोल रहा है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में। इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में है देन दे आर सिमिलर, तो भी ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में है तो हम उनके एंगल्स को इक्वल बता सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आर इन प्रोपोर्शन देन ट्रायंगल आर सिमिलर, देन एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल आर सिमिलर, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, corresponding sides are in proportion then triangle are similar then angles are equal। अब आती है तीसरी सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है if in two triangles one pair of corresponding sides are proportional। one pair का मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया ये दो ट्रायंगल मेरे बने हुए हैं, ये ABC और ये PQR। तो वन पेयर का मतलब है कि वन पेयर का मतलब है कि एक पेयर, ये एक पेयर, इसका एक पेयर और इसका एक पेयर। इफ इन टू ट्रायंगल्स वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन एंड बिटवीन इंक्लूडेड एंगल, इनके बीच का एंगल बराबर हो और ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका वन पेयर, यानी कि वन पेयर का मतलब एक पेयर इसका और एक पेयर इसका, करस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर का रेशियो बराबर होना चाहिए और उनके बीच का एंगल कैसा होना चाहिए, इक्वल। इफ इन टू ट्रायंगल्स वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, देन ट्रायंगल आर सिमिलर। यानी अगर हमने एक रेशियो बता दिया और उसके बीच का एंगल
दिया हुआ है तो भी ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। यानी 3 कंडीशन पर हम सिमिलरिटी बताते हैं, ट्रिपल ए सिमिलरिटी, डबल ए सिमिलरिटी, ट्रिपल एस सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी। तो ये जो सिमिलरिटी है इनमें से कोई भी एक सिमिलरिटी अगर हम लगाएं तो हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल आर सिमिलर। जरूरी नहीं है भाई, एक बार कभी ट्रिपल ए दे सकता है, कभी ए दे सकता है, कभी ट्रिपल एस दे सकता है, कभी SAS कंडीशन दे सकता है। कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो हो रही है इनमें से तो हमारे ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। अब हम आते हैं सिमिलरिटी के ऊपर, हमारी आती है BPT, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम करते हैं। देखिए सिमिलरिटी समझने के बाद अब हम आते हैं BPT पर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी का नाम होता है थेल्स थ्योरम। यही जो है थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसी को, और इसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका ही नाम होता है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसी का दूसरा नाम है थेल्स ने दी है। सिमिलरिटी के बारे में थेल्स ने बताया है और थेल्स ने ही ये लिखा हुआ है, तो इसका नाम है थेल्स थ्योरम और BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, पहले तो हमें इसका स्टेटमेंट आना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हमें स्टेटमेंट समझ में आएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। फिर इसका प्रूफ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे प्रूफ करते हैं तो क्वेश्चंस में वो चीज़ भी लगती है, इसलिए हमें थ्योरम्स के प्रूफ भी समझ में आने चाहिए कि थ्योरम को प्रूफ कैसे करते हैं, क्योंकि प्रूफ करते आएगा तो न्यूमेरिकल करते आएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हम स्टेटमेंट समझ लें। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देखिए उसने बोला है एक ट्रायंगल है हमारे पास, ABC एक ट्रायंगल है, एक ABC ट्रायंगल है, और उसने हमसे बोला है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, पैरेलल टू यानी एक हमने लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको सपोज मैं बोल दूं D और इसको सपोज मैं बोल दूं E। D एंड E पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक हमने लाइन पैरेलल खींची। तो पहला कंसेप्ट तो BPT का यही है कि इसके लिए एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, यानी किसी भी लाइन के हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बेस लाइन से खींचे, हम चाहते तो ऐसा भी खींच सकते थे, हम चाहते तो ऐसा भी खींच सकते थे, ये भी इसके पैरेलल है, ऐसा भी खींच सकते थे। पर जनरली बेस लाइन के इसलिए खींचते हैं कि करने में लिखने में थोड़ी आसानी होती है, तो ऐसा भी खींच सकते हैं, ऐसा उससे मतलब नहीं है कि ऐसा भी खींचो। पर उसने बोला है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स। अब भाई पैरेलल लाइन तो एक लाइन के खिंच गई, तो ये अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या करती है ये लाइन करती है कि टू डिवाइड इन द सेम रेशियो, ये इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यानी हमें गिवन क्या है, अब थ्योरम लिखने का तरीका, पहला पॉइंट गिवन लिखना चाहिए कि जो हमने पढ़ा उसका हमें क्या लिखना है, पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, गिवन। तो उस गिवन लिखने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट हमको रीड करना पड़ता है, और हमें आना भी चाहिए, याद भी होना चाहिए, और लिखा हुआ अगर आया है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या गिवन है। तो उसने बोला इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल ABC गिवन है, एक ट्रायंगल है ABC गिवन है, और उसके अंदर एक लाइन है DE इज पैरेलल टू BC, ये भी हमें गिवन है। उसने बोला इफ, जहाँ इफ लगा होता है वो चीज़ें गिवन होती हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पर डिवाइड कर रही है इसको D और E, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो वो बोलता है नंबर सेकेंड पॉइंट हमारा आता है टू प्रूव। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये लिखना है। भाई थ्योरम में गिवन क्या है वो हमने लिखा, अब हमें प्रूफ क्या करना है। उसने बोला एक ट्रायंगल है ABC जिसमें DE और BC के पैरेलल एक लाइन है, DE इज पैरेलल टू BC, ये पैरेलल का साइन होता है।
अब हमें प्रूफ करना है कि जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ये इस ए बी और ए सी के ऊपर है। एक से तो पैरेलल होगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट कहाँ है, ए बी और ए सी के ऊपर। तो उसने बोला कि टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये जो इस साइड को है सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये जो पॉइंट बने, ये इस लाइन को जो ए बी और ए सी है उसको हमें किस पॉइंट में, ये एक लाइन है, एक ये लाइन सेगमेंट है, इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। दूसरा पॉइंट लिख दिया, यानी ये जो दो पॉइंट है ये हमें यहाँ से पढ़ के लिखना रहते हैं। तीसरी चीज होती है फिगर। ये जो हमने फिगर बनाया है ये हमारा 3rd नंबर होता है, हमारा फिगर 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, और ये हमारा फिगर है। ये फिगर बनाना हमें कंपलसरी है। फिगर बना दिया। अब फिगर के बाद अब हमें अगर ये प्रूफ करना है तो कुछ हो सकता है हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़े, बिना कंस्ट्रक्शन के हो सकता काम ना चले। तो तीसरा पॉइंट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। बहुत आसानी से समझना है बेटा बच्चों, आसानी से समझना है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरम जो है खुद से ही सब कुछ लिखना होता है। जब चीज़ें खुद से लिखनी होती है तो समझ में आएंगी, दिमाग में बैठेंगी तो हम लिख पाएंगे। इसलिए आराम से समझो कि सबसे पहले गिवन लिखना है, फिर हमें टू प्रूफ लिखना है, सब ये इसमें से पढ़ के लिखना है स्टेटमेंट से। उसके बाद अगर कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है जो हम कर सकते हैं, जो हम करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखिए, हम एक परपेंडिकुलर डालने वाले हैं। हम ए डी पॉइंट से ए ई पर परपेंडिकुलर डालने वाले हैं, जिससे हमारा ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकें। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ने वाली है। परपेंडिकुलर अगर हमारे पास वर्टाइसेस है, बेस है, तो हम डाल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। जो चीज़ की जा सकती है, कहीं भी कर सकते हैं, वो हमारा होता है कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं कंस्ट्रक्शन आपके सामने कर रही हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होता है। जो गिवन है, जो प्रूफ करना है, वो डार्क होता है। जो हम खुद से बना रहे हैं, खुद से लिखने वाले हैं, तो हमें डिफरेंस तो समझ में आना चाहिए ना कि गिवन फिगर क्या है और हमने मन से क्या बना दिया उसके अंदर। तो कंस्ट्रक्शन हम मन से कर रहे हैं तो हमेशा कैसा बनेगा, डॉटेड। तो इसको मैंने लिख दिया एम। और एक और कंस्ट्रक्शन किया मैंने इस लाइन के ऊपर, तो इसको लिख दिया मैंने एन। और ये जो है परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पर बॉक्स बना दिया, स्क्वायर जैसा शेप बना दिया, जिससे ये शो होता है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये अब हम जो करेंगे वो यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन मेरा हो गया कि ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। पूरी लाइन के ऊपर है ये, ऐसा नहीं है कि इसी के ऊपर है। भाई ई से परपेंडिकुलर डाला तो अगर ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो भैया ए बी के ऊपर भी तो परपेंडिकुलर हुआ ही है। भाई किसी भी वर्टेक्स से अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँ, देखिए आप, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो मेरा एक ट्रायंगल ये भी तो बन गया बी ई ए। जब ये बी ई ए बना तो भी तो वर्टाइसेस ई आ रहा है, और अगर मैंने ए डी ई की बात करी तो भी वर्टाइसेस ई है। तो किसी एक वर्टाइसेस से सेम बेस लाइन पर अगर जाएं हम, परपेंडिकुलर डालें, तो वो सेम ही होगा। तो ई से हमने ए बी पर परपेंडिकुलर की बात करें या ई से हम ए डी पर परपेंडिकुलर की बात करें, सेम परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही देखिए, अब ये बन गया मेरा फिगर बी ई ए, तो मैंने यहाँ से बी से ई को ज्वाइन कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका भी परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से देखिए मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया, डी से सी को भी ज्वाइन कर दिया। तो मैंने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करा मैं उसको लिखने वाली हूँ कि ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी, एंड क्या करा मैंने, ज्वाइन, क्या ज्वाइन करा मैंने, डी टू सी ज्वाइन करा मैंने और बी टू ई ज्वाइन करा मैंने। तो जो जो हमने कंस्ट्रक्शन करा वो हमने इसके अंदर लिख दिया। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। अब गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब चौथा पॉइंट हमारा आता है प्रूफ, जो हमें फिर से मन से करना है। अब इसमें हम क्या क्या लिखेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं।
तो इसकी बात करने के लिए अब हमें जो कुछ करना था, इस स्टेटमेंट का जो कुछ भी हमारा काम था वो हमने सब कर लिया। अब हम आते हैं, गिवन हमने लिख लिया कि ट्रायंगल ABC गिवन है, उसके अंदर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि वो जो लाइन पैरेलल है जो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है उन साइड्स को किसी रेशियो में डिवाइड करती है, और वो रेशियो कैसा होता है, इक्वल। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो पैरेलल लाइन है वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें इसको आगे कुछ बढ़ाना है, उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ी, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने कंस्ट्रक्शन लिख दिया कि मैंने परपेंडिकुलर डाले वो लिख दिया मैंने, कुछ ज्वाइन करा किसी को किसी से वो लिख दिया मैंने। अब हमें करना है प्रूफ। अब इस प्रूफ के लिए मुझे जगह लगेगी, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, और ये फिगर है हमारा। इस फिगर को देख देख के अब मैं बताती हूँ कि ये जो प्रूफ है वो अब हमारा कैसे आएगा। तो हम देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपके सामने प्रूफ लिख रही हूँ। अब मेरा ये प्रूफ है। अब प्रूफ को हमें सब मन से लिखना है। तो पहले समझिए मुझे करना क्या चाहिए। देखिए, मुझे साइड चाहिए, मुझे प्रूफ क्या है मेरा प्रूफ है कि AD/DB इज इक्वल टू, मुझे चाहिए AE/EC, ये मुझे चाहिए। तो AD और DB की बात कर रहे हैं। जब हम AD और DB की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि AD ये वाला ट्रायंगल में आ रहा है, यानी हम इस ट्रायंगल को अगर लें और इसका एरिया लें तो एरिया में ये साइड आएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें तो इस ट्रायंगल में AD आएगा, और अगर हम इस वाले ट्रायंगल को ले लें तो इस ट्रायंगल में मेरा DB आएगा। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर लें और उसका रेशियो निकाल लें तो मेरे पास AD और DB का रेशियो आ जाएगा। तो सबसे पहले ये समझना है कि हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर शेडेड करने वाली हूँ, कि मैं कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ आपके सामने। तो एक तो मैं ये ट्रायंगल ले रही हूँ जिसको मैंने शेड करा, और एक मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ जिसको मैंने शेड किया। क्लियर है? ये यानी दो ट्रायंगल ले रहे हैं और इसका हम क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो पहले हम लिखते हैं फर्स्ट स्टेप, ट्रायंगल, रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। पहला वाला ये मैंने ट्रायंगल लिया, ADE मैंने ये ट्रायंगल लिया। दूसरा मैंने ट्रायंगल लिया, एरिया निकालना है उसका DBE। मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, DBE ये वाला ट्रायंगल लिया, और एक मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया ADE। तो यहाँ पर मैंने लिखा। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर? क्या निकालना है मुझे? एरिया। क्यों निकालना है एरिया? क्योंकि एरिया में ये साइड आएंगी। और रेशियो क्यों निकालना है? क्योंकि रेशियो में ही तो हमें चाहिए, ये चीज़ हमें रेशियो चाहिए, इसलिए हमने क्या लिखा? उसका रेशियो लिखा। तो अब यहाँ पर देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस। अब बेस क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए? बेस होगा हमारा AD, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या होगी हमारी? NE। क्लियर है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिया। अब ऐसा ही हम DBE में लिखेंगे, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हाफ इंटू बेस। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा मेरा? DB। तो DB इंटू हाइट क्या हो जाएगी? सेम। देखिए, अब ये हाइट सेम कैसे हो गई, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। हाइट सेम कैसे हो गई कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी हाइट हमेशा अंदर होती है, लेकिन अगर इसी बेस को मैं आगे बढ़ा दूँ तो ये देखिए मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और ये पॉइंट तो मेरा यही है, सेम वर्टाइसेस है, और मेरी ये साइड जो चल रही है वो A चल रही है और ये B चल रही है, और ये मेरा D पॉइंट है और ये मेरा N पॉइंट है। तो अब आप यहाँ से देखिए, ये ABD है, तब मैंने जब एरिया लिया हाफ इंटू बेस AD इंटू EN। अब मेरे को ये वाला ट्रायंगल चाहिए EDB, और मुझे चाहिए EDB, तो इसमें क्या आएगा? DB बेस आएगा, लेकिन परपेंडिकुलर तो सेम ही होगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाहर होता है ट्रायंगल के। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर होता है, ये मैंने फिगर बनाया। तो इसका भी परपेंडिकुलर वर्टाइसेस सेम है, तो इसका भी परपेंडिकुलर EN ही होगा। तो ये EN बराबर EN आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ हमारा कैंसिल हो गया।
तो हमारे पास बच गया AD अपॉन DB, ये मेरे पास बच गया और इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक साथ मैंने लिख दिए, आप आगे आगे बढ़ा के भी लिख सकते हैं। अब दूसरी स्टेप हम बनाने वाले हैं। अब देखिए एक साइड से मेरे को आ गया AD और DB का रेशियो आ गया, देखिए यहाँ पे दिखने लग गया। कैसे निकाला मैंने? दो ट्रायंगल के एरिया के रेशियो से ये मैंने साइड्स का जो है रेशियो निकाल लिया। अब मुझे चाहिए AE और EC, तो AE और EC राइट साइड में आएंगे। जब राइट साइड में आएंगे तो राइट साइड के ट्रायंगल लेना पड़ेंगे। तो अब हम ट्रायंगल लेने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, वो तो देखिए दोनों में सेम रहेगा। आप देखिए वहां से देखिए, अगर मैं यहां से बात कर रही थी तो अब आप यहां से देखिए, अब मैं इसकी बात कर रही हूं, अब मैं इस वाले की बात कर रही हूं, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूं मैं, अब इसकी बात कर रही हूं, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूं और इस वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूं। तो ये तो दोनों में कॉमन है, ADE इसमें भी था, इधर से देख रहे थे तब भी था, लेकिन मैं इधर से देख रही हूं तब भी है। तो ADE और अब मैं इसकी बात कर रही हूं DEC की, क्योंकि मुझे ये चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए मुझे EC। तो अब मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूँ यहाँ पर? ये वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूँ DEC। और कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूँ? जब मुझे AE चाहिए तो मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूँ? ADE। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये मेरे पास हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। फिर से हम वही लिखेंगे, एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैंने लिख रखा है आपके लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वापस से वही बनेगा सेम, जैसे ये वाला ट्रायंगल है इसमें ADE, तो अब दूसरी तरफ से अगर हम लेंगे तो परपेंडिकुलर, देखिए अब इधर से अगर मैं बना दूं इस फिगर को, इधर से अगर मैं सेम फिगर बना दूं तो मेरे पास क्या हो गया? ये A हो गया, ये C हो गया, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर के लिए ये मेरा पॉइंट हो गया D, ये मेरा पॉइंट हो गया D, और ये मेरा पॉइंट हो गया M, और ये मेरा बन गया ऑब्ट्यूस एंगल, ये हो गया मेरा E। तो देखिए जब मैं इधर से बना रही हूँ तो मैं ADE यानी ये वाला बेस ले रही हूँ, जब मैं इधर से बना रही हूँ तो आप देखिए ये वाला बेस है, जब ये वाला बेस है तो क्या आएगा? AE। तो क्या आएगा? हाफ इंटू क्या आएगा मेरा? AE इंटू परपेंडिकुलर क्या होगा? DM। परपेंडिकुलर क्या हो गया इसके अंदर? DM। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ पर अब दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं तो हाफ इंटू, अब देखिए मेरे को कौन सा लेना है? ये वाला ट्रायंगल अब हम ले रहे हैं, तो इसमें बेस क्या आएगा मेरा? EC। तो ये बेस हो गया मेरा EC, और परपेंडिकुलर तो मैंने आपको बोला कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सेम ही होता है, तो क्या हो गया? DM। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है सेम आ रहा है, ये जो है सेम आ रहा है, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया? मेरे पास बच गया AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मैंने रेशियो निकाल दिया, अब मैंने क्या निकाल दिया? यहाँ पर रेशियो निकाल दिया। जब मैंने यहाँ पर रेशियो निकाल दिया तो अब आप यहाँ पर देखिए कि AE और EC आ गया मेरे पास, AD और DB आ गया। यानी अगर राइट साइड इक्वल कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में राइट साइड इक्वल हो जाए तो मेरा काम हो गया, मेरा प्रूफ हो गया। लेकिन राइट साइड अचानक से इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट भी तो है उसके पास। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि लेफ्ट का मतलब क्या है। लेफ्ट का मतलब ये है कि ये जो ADE है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये ADE इसमें भी है तो ADE इसमें भी है, ADE इसमें भी है तो ADE इसमें भी है। तो ये जो पार्ट है ये तो दोनों में कैसा पार्ट है? हमारा कॉमन पार्ट है। दोनों में कैसा पार्ट है? हमारा कॉमन पार्ट है। अब हमारा आता है EDB और DEC, ये वाले दो एरिया अगर मैं बराबर कर दूं, ये तो देखिए ADE दोनों में यानी कि सेम है, सेम चीज है। अब मुझे बराबर करने की जरूरत है, तो किसको बराबर करने की जरूरत है? EDB और DEC को बराबर करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देखिए इसको बराबर करने के लिए कुछ तो अपनाना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी है, सेम बेस
थ्योरम पढ़ी है हमने, सेम बेस, ये थ्योरम पढ़ी है, सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि सेम बेस के ऊपर बने हुए एरिया जो कैसे होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पर देखिए ये सेम बेस हो गया और ये जो हो गए मेरे एरिया हो गए, ये सेम बेस हो गया और ये मेरे जो हो गए वो एरिया हो गए। तो यही एरिया की तो हमने बात की है, सेम बेस, सेम बेस, ये सेम बेस हो गया, ये सेम बेस हो गया, सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, दो पैरेलल लाइन को बीच में सेम बेस पर बने हुए एरिया कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये वाले जो एरिया हैं वो भी मेरे कैसे हो गए, इक्वल। ये वाला एरिया जो है इसके बराबर हो गया, ये वाला जो एरिया है वो इसके बराबर हो गया। सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये 9th क्लास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हमने थ्योरम पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। क्यों है ये बराबर, क्योंकि सेम बेस है, यहाँ पर सेम बेस क्या है हमारा, डी ई, और सेम पैरेलल, सेम पैरेलल क्या है, सेम पैरेलल, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये डी इज पैरेलल टू बी सी है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज बराबर हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के। तो इसका मतलब हुआ अगर ये एरिया बराबर हो गया, ए डी पहले से बराबर था, तो एल एच एस 1 बराबर एल एच एस 2, इक्वेशन 1 का एल एच एस इक्वेशन 2 के बराबर हो गया। जब एल एच एस बराबर हो गया किसी चीज़ का, तो एल एच एस बराबर हो गया, इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ध्यान से लिखना है, देख देख के लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब देख देख के लिखेंगे। ए डी ई लिखा, ए डी दोनों में लिखा, डी बी इसमें डी बी है, इसमें डी ई सी है। ये मैंने बताया, ये और ये तो पहले से बराबर था, ये मैंने बता दिया क्यों बराबर है, कि सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये जब बराबर हो गया, सो देयरफॉर आर एच एस ऑफ 1 बराबर आर एच एस ऑफ 2, इक्वेशन नंबर 1 का आर एच एस, जब एल एच एस बराबर है किसी भी चीज़ का, तो आर एच एस भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया। सो देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू हो गया ए ई अपॉन ई सी, और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और इतने पॉइंट बनाने के बाद ये हमारी थ्योरम हो जाती है प्रूफ। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि कैसे कैसे पॉइंट लिखना है। यानी पहले हमने गिवन लिखा, फिर हमने टू प्रूफ लिखा, फिर हमने कंस्ट्रक्शन लिखा, फिर हमने प्रूफ लिखा, फिर हमने हैंस प्रूफ लिखा, और एक हमने बनाया फिगर। तो इतने पॉइंट्स के बाद ही आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है, और ये थ्योरम सब्जेक्टिव पेपर होता है तो कंपलसरी होती है, लिखने को आती ही है। और अभी फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका जा रहा है उसमें एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। जितने भी कंपटीशन होते हैं, आपका एनटीएससी का जो एग्ज़ाम आएगा उसमें एमसीक्यू आएंगे, तो आपको ये इसका पूरा कंसेप्ट सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। इसलिए जब भी आप थ्योरम पढ़ें, केवल रटने से काम नहीं चलेगा, उसको आप समझें, उसका प्रूफ समझें, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाएं, तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। रटना नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बेसिक से बताया कि पहले मुझे ये प्रूफ चाहिए था, तो मुझे क्या करना था। तो मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल लिया, इसका एरिया का रेशियो लिखा, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया के रेशियो लिखे, राइट साइड से लिख लिया, लेफ्ट साइड से लिख लिया। उससे क्या हो गया कि वो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो हमारा रेशियो आ गया।
अब मुझे उसको बताना था कि इक्वल, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो मैंने बना ली, पर इक्वल बताने के लिए क्या करें, तो हमने देखा कि ये जो पार्ट है ये तो दोनों में कॉमन है, अगर ये पार्ट और ये पार्ट को मैं इक्वल बता दूं तो मेरी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो मैंने इसको कैसे बताया, सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो लेफ्ट बराबर लेफ्ट हो गया, इसलिए राइट बराबर राइट होगा, तो हमारा प्रूफ हो गया कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ये राइट साइड में लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, और लास्ट में जाके लिखना है हेंस प्रूव्ड, तब हमारे फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आज मैंने आपको BPT पढ़ाई, सिमिलरिटी की कंडीशंस बताई कि ट्रिपल ए सिमिलरिटी होती है, डबल ए सिमिलरिटी होती है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी होती है और SAS सिमिलरिटी होती है। और हमने पढ़ी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट्स डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो आप मेरे साथ बने रहिए, अब आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू बच्चों।